नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, हाजिर हूं इंडिया न्यूज पर सबसे नया शो बड़ी बात लेकर। इस बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात होगी उन खबरों की जो आम इंसान की जिंदगी पर सीधे प्रभाव डालती है, और इसी बड़ी बात के जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे वो बात जो ना तो किसी न्यूज चैनल पर नजर आती है और ना ही सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी बात। तो आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बात। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्वर में तकनीकी खराबी आने की दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। भारत से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी है। भारत में 5 एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा, एयर इंडिया, एक्सप्रेस ने अब बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत आ गई है। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की बात कही जा रही है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दी है। इससे उनके सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या फिर शट डाउन हो गए हैं। हालांकि डेल टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इस समस्या से क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। इस बीच क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम समस्याओं की जानकारी और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने में लगाया है। हमने इसके कारण का पता लगाने का प्रयास भी किया है। इससे वही यूजर प्रभावित हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आतंकी बौखला गए हैं। घाटी में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह और दहशतगर्द पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आए दिनों जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर घाटी के बाद आतंकियों ने एक बार फिर से जम्मू संभाग का टारगेट किया है और यहां वो कभी बेकसूर लोगों को निशाना बनाते हैं तो कभी सेना के काफिले पर हमला करते हैं। इस बीच जम्मू संभाग में दहशत फैलाने वाले आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू के डोडा और कुपवाड़ा में दहशत फैलाने वाले आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून इलाके में रहने हो सकते हैं। ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून के पठान हैं। इन्हें पहाड़, जंगल और नदियों तक में लड़ने का अनुभव है। खुफिया एजेंसियों के पास इन आतंकियों की कई सारी पुख्ता जानकारियां हैं। पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य कहते हैं कि इन आतंकियों के पास, जैसा कि आप मेरे पीछे ग्राफिक्स में देख सकते हैं, खुद वो कहते हैं कि इन आतंकियों के पास बड़ा अनुभव है। इनकी क्षमता, गोरिल्ला युद्ध और रणनीति का अनुभव भी है। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। वे हमलों के लगातार वीडियो भी बना रहे हैं। ये जो पीछे दिखा रहे हैं ये आतंकियों की करतूत है। इन हमलों के तौर तरीकों से पता चलता है कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत एवं खैबर पख्तून के पठान लड़ाके हैं। इन पर जल्द काबू पाने की जरूरत है। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा और रियासी में 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं और ये आतंकी 3 से 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। इन्होंने करीब 6 महीने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घुसपैठ की है। इन्हें अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के साथ लड़ने का अनुभव भी है। आतंकियों के पास नाइट विजन कैमरे भी हैं जो दूर तक स्नाइपर वार करते हैं। सेना के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक इस आतंकी के पास फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई मैसेज भी ये लोग नहीं भेजते और अगर इन्हें कोई मैसेज भेजना है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं मैसेंजर के तौर पर, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता।
वे गांव में नहीं जाते और ना ही स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं। वे जंगलों में या फिर गुफाओं में रहते हैं। वे जंगल में बकरवाल के लाए गए भोजन को खरीदते हैं और कभी कभी वो अपने मददगारों से जंगल में ही खाना रख जाने के लिए कहते हैं। अब बात करते हैं संसद की। बड़ी बात की, 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट में इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर सकती है। सरकार की इस कवायद को आने वाले समय में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत हासिल करने से दूर रह गई है और कई राज्यों में खराब प्रदर्शन की वजह से हुआ। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राज्य की सरकार किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को रकम को बढ़ाकर हर महीने 1,000 रुपए किए जाने की उम्मीद की जा रही है। यानी कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत अब सालाना 12,000 रुपए मिल सकते हैं। फिलहाल छोटे किसानों को साल भर में 3-3 बार यानी कि 2-2 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। यानी कि हर साल किसानों को केंद्र सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर सकती है। अब से कुछ महीने बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र में नवंबर में ये चुनाव होने वाले हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड और दिल्ली में अगले साल यानी कि 2025 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा सरकार कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है कि उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव में हार हो जाए। सरकार की एक और बड़ी बात, वोटरों को लुभाने के लिए सियासी पार्टियां लोक लुभावन योजनाएं लाती हैं। इसके लिए बजट का ख्याल रखे बगैर किसी भी ऐसी योजनाओं को शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बाद में बजट के चलते योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। कुछ दिन चलने के बाद ऐसी योजनाएं दम तोड़ना शुरू कर देती हैं। कर्नाटक में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रेवड़ी कल्चर के चलते कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर्जे में पूरी तरह से डूब गई है। फ्री में सुविधा देने के बाद ने राज्य का ये हाल कर दिया है कि कांग्रेस अब अपने नेता राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू की गई कैंटीन इंदिरा कैंटीन भी नहीं चला पा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की फ्री रेवड़ी के कारण राज्य की कांग्रेस सरकार के पास पैसे की तंगी हो गई है। इससे गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा कैंटीन भी आर्थिक संकट में आ गई है। कैंटीन के ठेकेदारों ने बिलों का भुगतान ना होने के कारण बेंगलुरु में 11 इंदिरा कैंटीन को बंद कर दिया है। इन इंदिरा कैंटीन में भोजन परोसना बंद हो गया है। कैंटीन ठेकेदारों का कहना है कि बहुत जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु की महानगर पालिका है यानी कि बीबीएमपी पर 65 करोड़ रुपए का बकाया उनका है और ये बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बकाया पैसे का भुगतान ना होने के कारण बेंगलुरु के बसनगुड़ी, पद्मानगल, भैरसंद्रा, बीबीपुरम, सिद्धपुरा, होम बेगोड़ा और जगानगर, विद्यापीठ, इजीपुरा, अदगुड़ीबाड़ में स्थित इंदिरा कैंटीन को बंद कर दिया गया है। इससे ज्यादा की कांग्रेस की सरकार में जमकर किरकिरी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंदिरा कैंटीन बीजेपी शासनकाल में बंद नहीं हुई, वो कांग्रेसी शासनकाल में पैसे की कमी के कारण बंद हो गई है। इतना ही नहीं, फ्री रेवड़ी के कारण कर्नाटक में महंगाई भी चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस सरकार बनते ही उत्पादक शुल्क, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी के साथ साथ बिजली, पानी और दूध की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। कर्नाटक में रेवड़ी कल्चर के चलते एक और अहम डिपार्टमेंट बदहाली से गुजर रहा है। कर्नाटक का परिवहन निगम को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि सत्ता में सरकार आई तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस सरकार आई और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन गए और सरकार बनते ही राज्य की बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी गई।
इसका बोझ राज्य सरकार के सड़क परिवहन निगम पर पड़ा और 3 महीने में ही निगम को 300 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। ऐसे में अब सरकारी बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी चल रही है। कर्नाटक में सरकारी बसों का किराया 20% तक तो बढ़ सकता है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि KSRTC के मुताबिक पिछले 3 महीनों में निगम को 295 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और इस घाटे का कारण शक्ति योजना है। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी जाती है। KSRTC के चेयरमैन और कांग्रेस विधायक SR श्रीनिवास ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के बीच विभाग के रखरखाव के संतुलन के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को हुई बोर्ड की बैठक में किराया बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि कांग्रेस विधायक SR श्रीनिवास सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी के लिए शक्ति योजना को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। आंकड़ों के साथ कांग्रेस विधायक ने कहा है कि कर्नाटक परिवहन निगम के पास तकरीबन 8000 बसें हैं और सभी बसें 10 से 11 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। लगभग 450 से 500 वॉल्वो बसें हैं और वे भी 20 लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं। इसलिए हमें नई वॉल्वो बसों को खरीदना होगा। नई बसें खरीदने के लिए पुरानी बसों के रखरखाव के लिए परिवहन विभाग का रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। लिहाजा काफी चर्चा के बाद बसों का किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया। दुनिया भर की स्पेस बिरादरी पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना दिखाई देती है तो वो है मंगल ग्रह। साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल ग्रह पर मानव जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। मंगल ग्रह पर जीवन के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। इस बीच मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर को एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है। दरअसल नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने अनजाने में ही मंगल ग्रह की एक चट्टान को तोड़ दिया है। भीतर जो पीली चीज नजर आई उसने धरती पर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पीली चीज कुछ और नहीं है बल्कि सल्फर के क्रिस्टल्स हैं। मंगल ग्रह पर पहली बार सल्फर के क्रिस्टल्स मिले हैं। वैसे तो मंगल ग्रह पर सल्फेट काफी है, लेकिन यह पहली बार है कि लाल ग्रह पर सल्फर अपने शुद्ध तत्व के रूप में पाया गया है। क्यूरोसिटी रोवर मंगल पर भेजी गई चलती फिरती प्रयोगशाला है और 899 किलोग्राम वजनी ये रोवर जब मंगल पर चहलकदमी करता है तो धमक के साथ वो आगे बढ़ता है। क्यूरोसिटी रोवर ने यह खोज मई 2024 में की थी। वो कुछ चट्टानों से होकर गुजर रहा था और उनमें से एक अचानक से चट्टान 2 टुकड़े में तब्दील हो गई। गेडीज वॉलिस चैनल यानी कि वो जगह जहां पर चट्टान गलती से दबकर टूटी है, वो ऐसी तमाम चट्टानों से भरी पड़ी हुई है। क्यूरोसिटी रोवर इस खोज से ये संकेत मिलते हैं कि मंगल पर कहीं ना कहीं सल्फर अपने शुद्ध तत्व के रूप में मौजूद हो सकता है। सल्फेट के लवण होते हैं, वो तब बनते हैं जब सल्फर आमतौर पर यौगिक रूप में पानी में मिल जाते हैं। जब पानी उड़ जाता है तो खनिज मिक्स होकर सूख जाता है और सल्फेट बचा रह जाता है। ये सल्फेट खनिज हमें मंगल के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है, जैसे कि मंगल का जल इतिहास और समय के साथ पानी गायब हुआ तो कैसे हुआ और कब हुआ। बड़ी बात चीन की। चीन में बना विशाल 3 गॉर्जेस बांध को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। चर्चा यह है कि चीन में बने विशाल बांध ने पृथ्वी के घूमने की गति को बदल दिया है। चीन के इस दैत्याकार बांध की हकीकत जानने से पहले इस बांध के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल चीन ने हुबेई प्रांत में यांगत्से नदी पर 3 गॉर्जेस बांध का निर्माण किया है। इस बांध को पहली बार 1919 में चीन गणराज्य के अंतिम प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन की तरफ से यांगत्से नदी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए चीन की ताकत का प्रतीक बनाने के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि इस बांध को बनने में दशकों लग गए। अब जब चूंकि ये बांध बन चुका है तो कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इस बांध के कारण पृथ्वी के घूमने पर प्रभाव पड़ता है। अब सवाल है कि क्या वास्तव में पृथ्वी के घूमने को ये बदल रहा है बांध? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बांध समुद्र तल से 175 मीटर ऊपर पानी में रहता है। इसका वजन 39 ट्रिलियन किलोग्राम से ज्यादा है। ऐसे में जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ
इंट्रा के कारण ये भारी वजन पृथ्वी के घूमने को प्रभावित कर रहा है। फिजिक्स के इस नियम के मुताबिक कोई पिंड अपनी धुरी से जितना दूर होता है उसका मोमेंट ऑफ एर्सिनिया उतना ही ज्यादा होता है, जो बदले में घूमने की गति को धीमा कर देता है। वायरल दावे के पीछे की सच्चाई में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्राकृतिक आपदाओं और चंद्रमा के प्रभाव जैसी घटनाओं के कारण पृथ्वी के घूमने की गति में कभी कभी उतार चढ़ाव होता है। लिहाजा चीन के इस विशाल बांध का धरती के रोटेशन पर असर कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि थ्री गॉर्जेस बांध आज तक की एकमात्र मानव निर्मित वस्तु है जो पृथ्वी के रोटेशन को अकेले प्रभावित करने की क्षमता रखती है। बड़ी बात बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देशव्यापी बंद के दौरान भारी हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक हिंसक घटना में गुरुवार को 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 दिन से जारी इस हिंसक झड़पों में अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर छात्र हैं। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए बांग्लादेश में इंटरनेट और रेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही राजधानी में मेट्रो रेल सेवा को भी बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के रामपुरा स्थित सरकारी बांग्लादेश टेलीविजन भवन की भी घेराबंदी कर दी है। पत्रकारों समेत लगभग 1200 कर्मचारी अंदर भवन में ही फंसे हुए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भवन के सामने के हिस्से में जमकर तोड़फोड़ कर दी है और कई वाहनों में आग भी लगा दी है। इस बीच खबर यह भी है कि बांग्लादेश में हिंसा के कारण फंसे 310 भारतीय, नेपाली और भूटानी छात्र डाउकी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के जरिए भारत आ गए हैं। इनमें 202 भारतीय, 101 नेपाली और 7 भूटानी नागरिक हैं। दूसरी ओर असम की सरकार ने कहा है कि वो पड़ोसी देश में रह रहे अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। एक और बड़ी बात, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान का दोस्त तुर्की बेनकाब हो गया है। तुर्की ने भारत को सैन्य हथियार बेचने पर बैन लगा दिया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सरकार ने हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत को लेकर किसी भी हथियार बिक्री को मंजूरी नहीं दी जा रही है। अगर कोई भी फाइल जाती है तो उसे रोक दिया जाता है। कुछ महीने पहले भारत ने जहाज निर्माण में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया था, जिसके बाद से तुर्की की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। तुर्की की सरकार ने बैन के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, लेकिन तुर्की की संसद में इसका खुलासा हो गया है। अब कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल 10 जुलाई को ही तुर्की की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष मुस्तफा मूरत सेकर से अनजाने में इसका खुलासा हो गया। इसके बाद ही ये खबर बाहर आ गई। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तुर्की के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में रुख अपनाने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि एजियन सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष में वो ग्रीस का पक्ष ले रहा है और इसके बाद से तुर्की बौखलाया हुआ है। और इसी साल अप्रैल में भारत में जहाज निर्माण प्रोजेक्ट में शामिल तुर्की की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया था। एक और खास बड़ी बात, रूस के साथ बढ़ते ऊर्जा सहयोग को लेकर भारत पर पड़ रहे भारी दबाव को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अनुचित बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक महान शक्ति है और वो अपने राष्ट्रीय हित खुद निर्धारित करता है और अपने साझेदार चुनता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह बयान परिषद की बैठक में दिया। रूस इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्री लावरोव ने भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया रूस यात्रा या फिर उससे ऊर्जा सहयोग को लेकर पूछे गए सवालों पर जवाब दे रहे थे। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की यात्रा के बाद आलोचकों को जवाब दे दिया और भारत रूस से अधिक तेल क्यों खरीद रहा है। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये बताया कि पश्चिमी देश
खुद प्रतिबंधों के बावजूद रूस से अधिक तेल व गैस खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत तय करेगा कि उसे किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं। वहीं रूस में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से पैसेंजरों में हड़कंप मच गया है। इस फ्लाइट ने भारत से उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक इस फ्लाइट की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। फ्लाइट दिल्ली से अमेरिका जा रही थी और इसी दौरान 25,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। इसके बाद एटीसी अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करने के बाद फ्लाइट को रूस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं इमरजेंसी लैंडिंग का कारण टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI 183 ने दिल्ली एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी। इसमें 225 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट समय से टेक ऑफ हुई थी और अपने सफर पर थी। अचानक से पायलट को प्लेन को खराबी महसूस हुई और पायलट ने हादसा होने की आशंका जताते हुए तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला किया। इसके लिए पायलट ने रूस के क्रास्नोयार्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों से संपर्क किया। परमिशन मिलने के बाद फ्लाइट को एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने पैसेंजर्स को रेस्क्यू करके टर्मिनल हाउस पहुंचाया, क्योंकि रूस में एयर इंडिया का स्टाफ नहीं है। हालांकि रूसी अधिकारी वहां तैनात अन्य अधिकारियों के जरिए पैसेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे और सभी पैसेंजर सुरक्षित और उन्हें जल्द ही दूसरी फ्लाइट में बोर्ड कराया गया। एयर इंडिया अधिकारियों ने पैसेंजर्स ने जो सहयोग किया, उन तमाम पैसेंजर्स ने बहुत ही धन्यवाद कहा। 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा और इसके पहले देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक अच्छी खबर है। जीडीपी को लेकर कई विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.20% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान बताया है। इस बढ़ोतरी के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी दर 7% तक हो सकती है। इसके साथ ही IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी 6.5% रखने का अनुमान लगाया। IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि भारत के जीडीपी को रिवाइज किया गया है, जिसके बाद देश की जीडीपी की दर 7.0% तक पहुंच गई है। प्राइवेट कंजप्शन के बेहतर होने की संभावना के कारण ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले जून के महीने में RBI ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया था, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 7.2% का अनुमान रखा गया था। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी देश की जीडीपी की दर 6.6% रखने का अनुमान बताया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी दर 8.2% रहने का अनुमान भी लगाया है।